वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी गाइस। इग्नू संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है वो है BEGC 132, दैट इज सेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये काफ़ी टफ पेपर मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि इसके अंदर ना लिटरेचर है, तो आपको जितना ज़्यादा आता हो उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स होता है ना बेसिकली मिलता है आपको कंटेंट की लेंथ पे। आप कितने लेंथी कंटेंट्स को लिखते हैं। 4 पेजेस आर नेसेसरी फॉर 20 मार्क्स। अब इसके बाद देखिए, जो इसके अंदर बुक है ये भी काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चैप्टर्स हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ना 4 ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं। हर बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो 4 क्वेश्चंस मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो हर पेपर में लगभग लगभग रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं पहले। हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जाम से 3 दिन पहले कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा तो आप भूल सकते हैं। बट जो 4 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अभी करा देता हूँ, ताकि आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो वो जो 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक होगा अपना चंद्रावती रामायण, एंड द अदर वन विल बी दलित लिटरेचर, और उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, और उसके बाद एक इंडियन लिटरेचर या लिटरेरी वर्क से रिलेटेड रहेगा। और मैं आप सभी को ना ये क्वेश्चंस दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट की बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो लगातार 3 साल रिपीट हुआ है। इन व्हाट वे कैन भक्ति एंड सूफी पोएट्री बी सेड टू बी सिमिलर, गिव एग्जांपल। ठीक है। तो देखिए, जो भक्ति एंड सूफी पोएट्री होगी वो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट की वजह से आई थी। ठीक है। अब देखिए, राइट अ नोट ऑन भक्ति मूवमेंट एंड इट्स लिंक विद सूफिज्म। और ये पेपर देखिए आप, ये है दिसंबर 2022। And the other one will, just a second, yeah, what are the similarities between bhakti and sufi poets poetries illustrate। देखिए, तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाउ हैव द थीम ऑफ दलित पोएट्री चेंज ओवर द टाइम। दलित पोएट्री का ये क्वेश्चन है, और ये जून 2022 में रिपीट हुआ है। ये दिसंबर 2022 के पेपर में भी था, बट नॉट लाइक इन्होंने एकदम अच्छे से पूछा हो, बट उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। और ये मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ये इसके अंदर सीधा सीधा है, 2023 का है। ये देखिए, इसके अंदर तो डायरेक्ट है कि हाउ डू वेरियस राइटर्स ब्रिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज इन द दलित एक्सपीरियंस इलुस्ट्रेट। ये भी दलित लिटरेचर से ही इंस्पायर्ड था। अब देखिए, व्हाट आर द थीम्स एंड इशू टेकन अप बाय राइटिंग इन वुमेन इन देयर राइटिंग। तो ये चंद्रावती रामायण के लिए है। जो चंद्रावती जी अपनी रामायण लिखती हैं और वुमेन्स के इशू को बताती हैं, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक्सप्लेन द टर्म साइलेंस टेक्स्ट विद अ रेफरेंस टू एनी टेक्स्ट दैट यू हैव रीड। तो जो चंद्रावती जी की रामायण है ना, उसी को साइलेंट टेक्स्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता। क्योंकि जो रामायण उन्होंने लिखी उसके अंदर राम जी के बारे में लिखा ही नहीं, सीता जी के बारे में लिखा। ये क्वेश्चन भी रिपीट करता है। और इसके बाद ना एक क्वेश्चन है कि कैन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन क्रोनोलॉजिकली, व्हाई और व्हाई नॉट। ये प्रीपोजिशन सुजीत मुखर्जी के मतलब ऐसे से क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और मैं इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। और इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसके लिए भी मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दैट द चंद्रावती रामायणा ऑफर्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा स्पिन करके आता है। मतलब कितनी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी एक साइलेंट स्टोरी के बारे में बताइए जिसे आपने सुना हो। तो साइलेंट स्टोरी से मतलब समझिए, ऐसा मतलब वर्क होता है लिटरेचर का जिसको ना लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब उसको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो वैसे ये जो चंद्रावती जी ने रामायण लिखी थी ना, इसके अंदर इन्होंने ना काफी अलग ढंग में लिखा है। मतलब इसे जो नॉर्मल रामायण होती है उसके अंदर क्या है, राम जी के बारे में लिखा है सब कुछ, बट उन्होंने इसके अंदर सब कुछ सीता जी के बारे में लिखा है। सीता जी की लाइफ कैसी रही, उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है। इस वजह से इसको मतलब एक साइलेंट टेक्स्ट भी कहा जाता है, या आपको कहीं भी मिले ना कि वुमेन वर्क ऑफ लिटरेचर के बारे में बताइए या साइलेंट टेक्स्ट या चंद्रावती रामायण अगर आए, तो आप
नो डाउट ये आंसर लिख के आइए, क्योंकि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैंने इस तरीके से इस आंसर को रेडी किया है कि इसके अंदर सारे पॉइंट्स को डिस्कवर किया गया, मतलब कवर किया गया है, आई एम सॉरी। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि स्कॉलर एग्री दैट द चंद्रावती रामायणा द रामा स्टोरी retold by Bengali Hindu village women is incomplete. In this Ramayana, Rama is hardly visible except for his relation to Sita. The narrative pattern follow the storyline of Sita life. This Ramayana broadly include the episode of Sita's life, including her childhood, her marriage, her life as an abducted woman, her pregnancy, exile, humiliation, and her entry into Mother Earth. So we can say that Ramayana belongs to Sita and gave us a view as per the women perspective of रामायणा। ठीक है। तो इसका मैं आपको जल्दी से एक ब्रीफ करता हूँ। तो जो स्कॉलर्स हैं, मतलब जितने भी ये लिटरेचर के ज्ञानी होते हैं, इनको स्कॉलर्स कहा जाता है। ठीक है। वो मानते हैं ना कि जो चंद्रावती जी की रामायण है ना, जो एक बंगाली वुमेन थी, विलेज वुमेन, उन्होंने जो लिखी वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस जो रामायण थी इसके अंदर ना राम जी के बारे में कहा ही नहीं गया। पूरी रामायण के अंदर सीता जी के बारे में है, उनका चाइल्डहुड कैसा था, ठीक है, उसके बाद उनकी मैरिज के बारे में जो राम जी के साथ, और बस उसी एक चैप्टर के अंदर राम जी को विजिबल किया गया है, बाकी किसी चैप्टर में नहीं। और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी, और जब उनका अपहरण हुआ, मतलब जब रावण उन्हें लेके गया था, और उनकी जो एंट्री हुई मदर अर्थ के वूम, मतलब गोद के अंदर, ठीक है, उनके बारे में ही कहा गया है। The Chandravati Ramayana break the accepted pattern of Indian epic by starting it with Sita's birth story. The first 6 sections describe the complex take of conception and birth of Sita is born out of sorrow, the blood of a tortured sage, and the death wish of a neglected Mandodari mixed to create Sita. She was born to destroy Ravana and his evil clan. तो इसके अंदर कहा है ना कि मतलब जो इनकी चंद्रावती जी की रामायण थी, इसके अंदर ना जो फर्स्ट 6 सेक्शंस होते हैं उसके अंदर खाली सीता जी के जो जन्म के अंदर कॉन्सेप्शंस थे, मतलब जितने भी वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, लोगों के अलग अलग नजरिए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि जो सीता जी का जन्म हुआ ना, वो टॉर्चर्ड, मतलब जो साधुओं को रावण तंग करता था, ठीक है, उनके दुख से। और जो मंदोदरी थी, मतलब रावण की वाइफ, आपको पता होगा कि जो उस टाइम में राजा महाराजा काफी शादी करते थे, तो उनको नेग्लेक्ट करता था रावण। तो उनके जो डेथ विश थी, उन सबों ने ना, मतलब सीता जी को क्रिएट किया, और सीता जी का जो जन्म हुआ था वो रावण के क्लैन, मतलब जो राज्य था उसको नष्ट करने के लिए हुआ था। अब देखिए, चंद्रावती रामायणा help us to relate the pain of women. It give us an understanding that every text has an authoritative voice against which many dissenting voices emerge. These dissenting voices create alternative texts that help discourage ethic and value system in a patriarchal society, and his supporter call the short. Such literary work do not offer any scope for women to speak. अब देखिए, जो चंद्रावती जी की रामायण है ना, ये हमें रिलेट करने में हेल्प करती है एक वेमेन के पेन से। मतलब देखिए, हम सब मैन हैं तो हम लोग नहीं रिलेट कर सकते जैसा सीता जी ने मतलब सोचा हो, जो भी उनके हालात रहे हो, क्योंकि आप देखिए उनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद लोगों ने उन्हें जो भी बुरा भला कहा, इसके अंदर उनकी तो कोई गलती नहीं थी, बट हम रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके अंदर राम जी के अंदर ही इतने खोए रहते हैं, उनके जो सुपर ह्यूमन पावर्स थी, बट सीता जी के नजरिए से कोई नहीं देखता। तो ये जो चंद्रावती जी की रामायण है वो इसी के ऊपर है। अब देखिए, इसके अंदर बोला गया है ना कि कोई भी ऑथोरेटिव टेक्स्ट होता है, मतलब जैसे मान लीजिए रामायण एक टेक्स्ट है, उसके अलावा ये एक दूसरा टेक्स्ट है जिसके अंदर ना एक ऐसी वॉइस को रखा गया है जिसको दबाया गया है, सीता जी की बात को ज्यादा रखा ही नहीं गया। अगर आप दूसरी रामायण देखें तो उनका जो जन्म है सीता जी का वो नहीं बताते, उनकी शादी बताते हैं, जो उनका अपहरण हुआ वो बताते हैं, और जो मदर अर्थ में उनकी एंट्री हुई, बाकी सब राम जी की तरफ ही जाता है। तो इसलिए ठीक है। अब देखिए, जो ये डिसेंटिव वॉइस है ये इमर्ज होती है और एक नया टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो पाट्रिएकल सोसाइटी है ना, मतलब पितृ सत्तात्मक, जहाँ पे जो मैन होते हैं उनकी ही बात होती है और उनके सपोर्टर्स की, ठीक है, और वुमेन्स की कोई बात नहीं होती।
तो चंद्रावती जी के रामायण को इसीलिए कहा जाता है कि ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है, ठीक है। चंद्रावती रामायणा इज डिफरेंट इन द सेंस एंड गिव सीताज नरेट हर लाइफ प्रॉब्लम एंड हर पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज अ सीतायाना। तो इसको ना रामायण कहना भी गलत है, क्योंकि ये सीता जी की बात है, तो इसे सीतायाना कहना चाहिए, ठीक है। इट इज अ जर्नी ऑफ सीता लाइफ, इट इज अ सेकुलर टेक्स्ट बिकॉज इट डजंट डिस्क्राइब रामा सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एंड एक्ट। और इसके अंदर ना एज सच जो सेकुलर टेक्स्ट होते हैं, सॉरी जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो मतलब क्या कहते हैं, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज बताई जाती है भगवान की, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर राम जी के जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, एक्ट्स हैं, उनको नहीं बताया गया है, सिर्फ सीता जी की लाइफ को बताया गया है। Chandravati Ramayana provide us with an alternative woman-centric point of view to understand, analyze, and interpret religions. We see an anguished and stricken Sita who suffered despite being innocent and blameless. We felt the helplessness of a woman. तो देखिए इनकी जो रामायण है ना, इससे हम ये भी फील कर सकते हैं कि जो हमारा समाज है उसके अंदर वेमेन की क्या कंडीशन रहती है। एज सच डेवलपमेंट है, बट फिर भी उनको उतना ज्यादा वो नहीं किया जाता, रिकॉग्निशन वगैरह नहीं दिया जाता। इट शो हाउ माइंडलेसनेस हार्शनेस डिस्ट्रॉय अ वुमेन पीस ऑफ माइंड एंड एग्जिस्टेंस फॉरएवर। Chandravati paint us for a pregnant and lonely Sita who yearns to be pampered by her husband. Sita expresses her feeling that she was always felt lonely and without a real home since she never knew her real parents. Chandravati often introduces the text and directly addresses the character herself. Sita, not Rama, is the central character who brings the end to Ravana evil rule. She is Lakshmi incarnation who is destined to defeat Ravana in the first section of the book and is devoted to her. तो देखिए इससे जो चंद्रावती जी की रामायण है, इससे हमें पता चलता है ना कि किस तरीके जो विमेन का माइंड का पीस होता है ना। देखिए विमेन बनी ही पैम्पर करने के लिए यार, उनके ऊपर हमें बिल्कुल भी मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। सम आर एक्सेप्शंस, वो बात अलग होती है, बट जो नेचुरल होता है ना, जैसे आप अपने मदर को ट्रीट करना चाहते हैं, अगर आप उस तरह हर एक वुमेन को ट्रीट करें ना, तो लाइफ कुछ और होगी। तो वो यही बताती हैं कि जैसे जब सीता जी को काफी ज्यादा जरूरत थी अपने हस्बैंड के प्यार की, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके रियल पेरेंट्स कौन थे, क्योंकि जो ओरिजिनल रामायण है उसके अंदर भी कहा जाता है कि मतलब वो राजा जनक जी को कहीं मिली थी, या कई सारी स्टोरीज है। तो नॉट गोइंग इनटू दैट, जस्ट रिमेन टू आवर टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद चंद्रावती जी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करती हैं और बोलती हैं ना कि जो राम जी है वो मेन कैरेक्टर नहीं थे। राम जी की वजह से अंत नहीं हुआ था रावण के क्लैन का, राज्य का जो अंत हुआ था वो लक्ष्मी जी के इनकारनेशन, मतलब जो सीता जी थी, ठीक है, उनकी वजह से ही हुआ था। और ये बुक पूरी तरीके से सीता जी को डिवोटेड है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और आपको अगर कोई भी ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार होता है, और आई होप इस बार भी हो, ठीक है। अब आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये फॉर श्योर आपको हर पेपर में मैं दिखा सकता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर, ऑफर्स एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। अब दलित लिटरेचर है क्या, आप ये समझिए। द तो सबसे पहले जो द वर्ड दलित है, वो एक संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सप्रेस्ड, क्रश्ड और ब्रोकन टू पीस। और इन जनरल है, मतलब आम भाषा में अगर कहा जाए तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन पीस ऑफ पॉट। इन इंडिया दलित आर फॉर्मली नोन एज अनटचेबल, अ फिफ्थ कैटेगरी विद नो वर्ना रिकॉग्निशन। तो जो दलित होते हैं उन्हें फिफ्थ कैटेगरी में रखा गया है अपने इंडियन जो फोर कैटेगरीज या फाइव वर्नास होता है, वर्ण रिकॉग्निशन, वैश्य क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण, ये वाला, इसके अंदर एक फिफ्थ कैटेगरी है। और इनको वर्ण में नहीं रखा गया जो दलित होते हैं। और इनका मतलब क्या होता है कि सप्रेस्ड, ब्रोकन टू पीस, ठीक है। अब देखिए दलित लिटरेचर क्या होता है। द वर्ड दलित लिटरेचर refers to the literature which is written by the Dalit about their lives. The word Dalit in the Dalit literature is an adjective or noun that means a downtrodden and crushed community of people by the upper caste of people in India and remain at the margin for a long period. तो अब जो दलित लिटरेचर क्या कहता है ना, कहता है कि जो दलित लिटरेचर है, ये एक ऐसा लिटरेचर है जो कि दलितों द्वारा लिखा जाता है। और जो वर्ड होता है ना दलित, ये ना एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, मतलब जो एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ाते हैं, स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है डाउन ट्रोडन और क्रश्ड,
कम्युनिटी जो कि अपर कास्ट ऑफ पीपल्स इंडिया के होते हैं, जिन्होंने दबा के रखा है एक कास्ट ऑफ पीपल्स को बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ दलित लिटरेचर क्या है। Literature written by the member of the Dalit communities or Dalit literature that is especially written to represent the typical social, cultural and historical aspect of the Dalit communities is described as Dalit literature. It is the literature of social community aimed at promoting the idea of social equality, justice and resistance against discrimination. अब जो दलित लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि जो दलित लिटरेचर होता है ना, दलित कम्युनिटीज के द्वारा लिखा गया है, ये अपने ना जो भी फीलिंग्स होते हैं सोशल कल्चरल, ठीक है, इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए इन लोगों ने लिखा था इस लिटरेचर को। क्योंकि आप कभी भी जानते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो काफी कुछ कह जाते हैं अगर आप उनको ढंग से सुने तो। अब देखिए the Dalit literature in India or the Indian Dalit literature mainly found in many native languages such as Marathi, Tamil, Malayalam, Gujarati, Hindi, etc. और ये जो दलित लिटरेचर है ना, ये सबसे ज्यादा जो स्टेट की लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर ही फाउंड किया गया है, जैसे मराठी, तमिल, मलयालम, गुजराती, हिंदी एटसेट्रा। द मेजोरिटी ऑफ दलित राइटर themselves like NT राजकुमार, करुकू चोकमेला, Gopal Baba Walenkar, even some non-Dalit have started to contributing to literature of oppressed or exploited Dalit. Their intentions are good, their expression are authentic, but as far as the experience is concerned, they could not pen down the feeling of Dalit literature, such as the Dalit writer thus F.N. Shinde, such non-Dalit example who tried to write down the दलित लिटरेचर। अब देखिए जो दलित लिटरेचर है वो आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा मेनली फाउंड किया जाता है वो नेटिव लैंग्वेज में, जैसे मराठी, तमिल, मलयालम, गुजराती, हिंदी एटसेट्रा। और जो मेजॉरिटी ऑफ दलित राइटर्स होते हैं वो दलित ही होते हैं, ठीक है। और किसी एक राइटर ने ऐसा भी कहा था कि मतलब इट इज नॉट to write if you want to write about the horses you don't need to be the horse, ठीक है। तो उस पे एक दलित लिटरेचर के मतलब जो दलित स्कॉलर है वो कहते हैं ना कि आप पेन तो कर सकते हैं, मतलब एक हॉर्स के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट आप जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनको आप पेन डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसपे बीतती है ना वही जानता है। तो इसी में ना मतलब दलित लिटरेचर्स को काफी सारे नॉन दलित ने भी ट्राई किया था, जैसे FN शिंदे थे, उन्होंने जब ट्राई किया ना नॉन दलित लिटरेचर को लिखने का, तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी अच्छे थे, ऑथेंटिक, बट जो एक्सपीरियंस होता है ना जो दलित लोगों के साथ होता है वो उसको पेन डाउन नहीं कर पाए, मतलब लिख नहीं पाए। जैसा कि ये NT राजकुमार, करुकू चोखा मेला, गोपाल बाबा वालंकर, इन लोगों ने लिखा वो नहीं कर पाए। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं दलित लिटरेचर के, कि इट इज द लिटरेचर दैट प्रमोट इक्वेलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये एक ऐसा लिटरेचर है ना दलित लिटरेचर जो इक्वेलिटी को प्रमोट करता है, समानता। अब जाहिर सी बात है जब उन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता सोसाइटी से तो वो लोग क्या करेंगे, इसके लिए ही लिखेंगे कि इक्वेलिटी मिले और ह्यूमन डिग्निटी, मतलब उन्हें भी मान सम्मान दिया जाए जैसे कि आम लोगों को दिया जाता है। It is a literature of questioning from the mainstream of the society and the culture about the exploitation of the Dalit community. अब देखिए ये सीधा सीधा जो दलित लिटरेचर है ना क्वेश्चन करता है मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो भी उच्च जातीय होते हैं जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठीक है, तो इनके जो सिस्टम्स थे ना उनके नीचे ही तो दलित दबे, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन करता है। द लिटिल लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फंडामेंटल क्रिटिसिज्म टू द कास्ट सिस्टम एंड ऑल काइंड ऑफ discrimination against by it is called for destroying social hierarchical. Most Dalit writer also believe that the main purpose of writing is to bring about social change rather than recreating sophistry, but by its nature the little literature remain at the margin as it challenges the mainstream of the society. आई एम सॉरी गाइज, मेरे ख्याल से दलित लिटरेचर है, लिटिल लिटरेचर टाइपिंग मिस्टेक होगी, है ना। तो देखिए जो दलित लिटरेचर है ना ये क्रिटिसाइज करता है कास्ट सिस्टम को और जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है उसको। और जो मोस्ट ऑफ द दलित राइटर्स है ना वो बिलीव करते हैं कि जो ये राइटिंग को लिखने का मतलब है ना लिटरेचर को, ये समाज के अंदर एक चेंज लाने का, ना कि उसको दोबारा से दोहराने का है कि क्या होता था दलित के साथ, वो बताने का नहीं है, ठीक है। वो एक चेंज लाना चाहते हैं कि हमें भी सबकी तरह जीने का अधिकार है, सबकी तरह हमें भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए,
The Dalit literature is a movement to bring about a change. The Dalit literature is written with a purpose. It rejects the traditional aesthetic language of the mainstream. The Dalit literature point out the condition and position of Dalit and also contains sensitive, scientific and meaningful content. ठीक है, तो जो दलित लिटरेचर है ना, ये चेंज का डिमांड करता है। ये इसका पर्पस ही था कि मतलब चेंज आए। और ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस होती थी ना, जैसे मेजोरिटी ऑफ, अगर आप पुराने लिटरेचर्स को देखें तो संस्कृत में था, बट दलित लिटरेचर इज समथिंग दैट वाज फाउंड इन द लाइक स्टेट लैंग्वेजेस, वट एवर द स्टेट लैंग्वेज लाइक मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, वट एवर इट इज, सो इट वॉज रिटन इन दैट, सो दे कैन लाइक convey their own feelings and emotions. अब देखिए इसके कंक्लूजन से आप क्या समझते हैं कि इन दिस वे द दलित ऑथर वांटेड टू फॉर्म अ लिटरेचर फिल्ड विद ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ अ लिटरेचर। बिसाइड दिस दे वांटेड टू इन्फॉर्म द masses about the condition of the Dalit, and through this writing they tried to get the status and recognition in the society. They wanted to be treated as a common people. अब देखिए जो दलित लिटरेचर है ना, अगर मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँ, मतलब ना के बराबर जिसे कहते हैं, तो आप मेन जो पॉइंट है उसको समझिए कि जो दलित लिटरेचर है वो हर मतलब एक गुड लिटरेचर में क्या होता है कि हमें कुछ जानने को मिले, ठीक है, वो हमारी लाइफ को कुछ रिफॉर्म करे, कुछ मैसेज दे, तो ये उन सभी चीजों से पूरी तरीके से फुलफिल है। और जो इसका पर्पस है ना दलित लिटरेचर का, ये है कि मतलब जो दलित है उनको एक स्टेटस मिले, रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी में, और उन्हें भी कॉमन पीपल्स की तरह ट्रीट किया जाए, बस इसीलिए दलित लिटरेचर को लिखा गया। और गाइस ऐसा अगर मतलब आप लोग भी सबको कॉमन ही ट्रीट कीजिए यार, क्योंकि देखिए लाइफ अब ऐसी ही है कि सबको अच्छे से ट्रीट कीजिए, जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं ना नेचर में, वही आपके साथ आता है। सो बी हम्बल एंड पोलाइट विथ एवरीवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटन क्रोनोलॉजिकली, व्हाई और व्हाई नॉट? ठीक है, और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। या इसका ना एक और है, इसे सुजीत मुखर्जी ने लिखा है प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुवर्ड्स अ टॉपिक, और ये जो पूरी स्टोरी है सुजीत मुखर्जी की प्रीपोजिशंस करके है। ठीक है, मैं आपको पूरा इससे रिलेट करता हूँ कि आप चैप्टर के नाम से भी समझ लें, प्रीपोजिशन बाय सुजीत मुखर्जी। इसके अंदर सुजीत मुखर्जी क्या करते हैं कि जो इंडिया की हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाना होता है ना, तो उसके लिए वो कुछ चीजों को बताते हैं। और मैं इसके अंदर जो आंसर है, इसके अंदर मैं आपको पूरे अच्छे से वो कवर कराऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ना मैंने लगातार 3 बार रिपीट होते हुए देखा है, तो इसको भी मैंने रखा है ना। तो देखिए इन दिस ऐसे, जो ऐसे लिखा है प्रीपोजिशन सुजीत मुखर्जी ने, इन दिस ऐसे मुखर्जी सजेस्ट अ न्यू वे टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ही आर्ग्यू दैट द इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशंस spread across various states are interconnected. This traditional involve multiple languages and diverse techniques and themes. Due to this, Mukherjee emphasized the need of a critical approach that consider the complexity of Indian literature. अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटन क्रोनोलॉजिकली, व्हाई और व्हाई नॉट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इंडिया की हिस्ट्री को अगर दोबारा से लिखा जाए तो क्या हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो क्यों, और नहीं लिख सकते तो क्यों? तो सुजीत मुखर्जी ना इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो दूसरे लिटरेचर्स हैं जैसे ब्रिटिश लिटरेचर वगैरह है, तो वहां पे क्या होता है, एक मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज होती है दैट इज इंग्लिश, तो आप उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे शुरुआत का पहले लिख के फिर ऐसे लिटरेचर को लिखते जाए एक पीरियड के हिसाब से। बट ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इंडिया में एक मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। अगर 16th सेंचुरी तक बात करें तो संस्कृत वाज अ मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज, बट उसके बाद से कोई भी एक ऐसी डोमिनेंट लैंग्वेज रही ही नहीं जिसको आप लोग मतलब कंसीडर कर सके। ठीक है, अब इसके लिए सुजीत मुखर्जी जो आइडिया लिखते हैं वो इस पूरे ऐसे में लिखा गया है, जिसका नाम है प्रीपोजिशंस बाय सुजीत मुखर्जी। और प्रीपोजिशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुवर्ड अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये वो वाला नहीं है कि ऑन ऑन वगैरह जो नाउन में आता है, आप बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या है, ही चैलेंजेस द आइडिया ऑफ स्टडिंग इंडियन लिटरेचर क्रोनोलॉजिकली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल मेजर लैंग्वेज, एज देयर इजंट वन डोमिनेंट लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ईच अदर, क्रिएटिंग variety and multiplicity within a language. For instance, Hindi has a dialect like Avdi which writers blend to add adversity. अब देखिए
जो मेन चैलेंज आएगा ना, अगर हम इंडियन हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़े, ठीक है, तो वो क्या है कि उसमें कोई भी एक मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे संस्कृत है 16 सेंचुरी तक तो रही डोमिनेंट लैंग्वेज, उसके बाद बिल्कुल नहीं। अब देखिए जैसे हिंदी है ना, उसका भी एक डायलेक्ट है अवधी। अब उसके अंदर भी कितने सारे राइटर्स ने लिखा, अगर आप उसको अवधी में अलग पढ़ें, हिंदी में अलग पढ़ें, तो उसका कोई सेंस ही नहीं आएगा ना। क्योंकि मानिए जो राइटर्स हैं वो हिंदी के अंदर अवधी को यूज करते थे उसके अंदर और डाइवर्सिटी ऐड करने के लिए, मतलब एक फील देने के लिए। क्योंकि जो फील आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में आता है ना, मदर टंग में, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं आता। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी किसी से बहसबाजी होती है तो आप उसको जो भी सुनाना चाहेंगे ना, वो अपनी खुद की लैंग्वेज में बोलेंगे, तब उसको ज्यादा आपको फील भी आएगा और एक सुकून मिलेगा, रेदर देन आप इंग्लिश में उसको बोलने जाए। अब देखिए मुखर्जी पॉइंट आउट द मेजर इंडियन एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत आर रिसोर्स मटेरियल फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस बट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड into different language. He stresses that the Indian has multiple literary traditions, making it impossible to represent them through a single लैंग्वेज। अब देखिए मुखर्जी क्या करते हैं कि जो दो काफी मेन एपिक्स हैं, मतलब जो धर्म ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको भी पता है कि रामायण और महाभारत को कई सारी भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी में भी है, संस्कृत में है, मलयालम में है, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो यही सुजीत मुखर्जी बोलते हैं। अब देखिए मुखर्जी गिव एन एग्जांपल ऑफ द मल्टीलिंगुअल एंड वेरिड नेचर ऑफ इंडिया लिटरेचर इन क्लासिकल ड्रामा रिटन इन संस्कृत। ही एक्सप्लेन दैट द राइटर्स वर अवेयर ऑफ डिफरेंट सोशियो कैटेगरीज यूजिंग डिफरेंट संस्कृत डायलेक्ट। राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया was easier until 12th century when Sanskrit was the major language. After that the approach needed to change because there was no single dominant language. तो देखिए अगर कोई राइटर लिखना चाहता है दोबारा से लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर को, तो 12th सेंचुरी तक तो काफी आसानी से कर सकता है क्योंकि संस्कृत वाज अ मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज। लेकिन जो 12th के बाद 16 सेंचुरी और उसके अबव का पीरियड है ना, उसके बाद काफी सारी चीजें मिक्सअप होना शुरू हुई, तो उसके लिए ना ये काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए ही क्रिटिसाइज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अबाउट द लिटरेचर हिस्ट्री of a single language as it falsely suggests the Indian language developed into independently. Mukherjee urges a broader perspective, emphasizing that the each writer should be seen as a contributing to a part of period of Indian literature as a broad category of Indian literature. Ignoring the holistic view would be a mistake. अब देखिए एक सिंगल लैंग्वेज को पकड़ के अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को लिखना शुरू करें ना, तो वो भी बहुत गलत है। क्योंकि इससे ना जो कई सारे राइटर्स के वर्क हैं या काफी पीरियड के जो वर्क है ना, उसको दबा दिया जाएगा। कलेक्टिंग लिटरली वर्क फ्रॉम वन लैंग्वेज टू फॉर्म हिज हिस्ट्री इज चैलेंजिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑन ईच अदर। मुखर्जी encourages understanding writer within the context of Indian literature as a whole, highlighting the interconnected and diverse nature of literary traditions in India. अब देखिए अगर कलेक्ट किया जाए तो ये भी चैलेंजिंग होगा कि आप एक लैंग्वेज को लें और उससे पूरे को कलेक्ट करने लगे, फॉर एग्जांपल संस्कृत। तो यार देखिए काफी सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो भी अपना वर्क लिख चुके हैं, तो वो नहीं होगा। आप देखिए इसका एक एग्जांपल लेके समझिए कि जो तुलसीदास जी का वर्क है ना, उसको बहुत डिफिकल्ट है कि आप कौन सी भाषा में रखें, हिंदी में रखें या अवधी में, क्योंकि वो हिंदी अवधी दोनों में करते थे। जो पोएट्रीज हो या उनका लिटरेरी वर्क हो, वी डोंट नो वेदर टू प्लेस हिम इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और अवधी लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू मुखर्जी इट इज नॉट सुटेबल टू स्टडी द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन लिटरेचर एज सेपरेट लैंग्वेजेस। जैसा कि दूसरे देशों में होता है ना कि सेपरेट लैंग्वेजेस के बेस में आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, बट इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप इसे समझिए। अब ब्रॉड माइंडेड, अब देखिए जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, इसको पढ़ने के लिए एक ब्रॉड माइंडेड अप्रोच रिक्वायर्ड है। द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया वाज सजेस्टेड बाय डीपी मुखर्जी। अब डीपी मुखर्जी जो है वो भी एक स्कॉलर थे, वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिया की लिटरेरी है ना, उसको कैसे पढ़ सकते हैं आप। शुड बी स्टडीड बाय क्रॉसिंग द बैरियर ऑफ वन लैंग्वेज एंड ऑल्सो बाय यूजिंग इंटरडिसिप्लिनरी approaches, studying not only literature but also music, painting and other art which developed in a particular period to which the history belonged. This is to see how a literary work was inspired from one form of arts, other forms of art। ठीक है, तो जो डीपी मुखर्जी कहते हैं ना कि हमें अगर पढ़ना है लिटरेचर को या हिस्ट्री को अपने, तो उसके लिए ना हमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हमें सिर्फ लिटरेचर को नहीं, बट जो म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्ट्स है, उस पीरियड के उनके हिसाब से पढ़ना चाहिए।
और देखिए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि however a multilingual approach to studying Indian literature can possess difficulty as it not possible by a literary historian to be expert of so many languages। अब इंडिया में आपको पता है काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। अब कोई भी मानो कि कोई एक्सपर्ट होता है, लिटरेरी एक्सपर्ट, तो वो हर एक हिस्टोरियन भी होता है, लिटरेरी हिस्टोरियन, तो वो हर एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसका इन्होंने भी थोड़ा सा विरोध किया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंक्लूजन निकाला गया, व्हेन स्टडीइंग इन लिटरेचर वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क शुड इवोक इमोशन दैट प्रोवाइड आर्टिफिक डिलाइट नॉन एज रासा। ओनली वर्क विद दिस क्वालिटी आर सुटेबल फॉर स्टडी एंड इंक्लूसिव इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम हिस्ट्री को स्टडी करें ना, तो उसको लिटरेरी और नॉन लिटरेरी वर्क के बीच में डिवाइड करें। और जो लिटरेरी वर्क होगा ना, और मतलब वो आपको एक आर्टिस्टिक डिलाइट और एक रस प्रोवाइड करेगा, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं, है ना, तो उसको ही आप लिटरेरी हिस्ट्री में रखिए। इवन थ्रो वी हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन राइटर्स अंटिल द 18th सेंचुरी। अच्छा हाँ, 18th सेंचुरी से पहले ना जो राइटर्स थे उनके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, क्योंकि राजा महाराजा ना अपने तारीफों में लिखवाना पसंद करते थे। तो जो वो राइटर्स होते थे ना, वो बीच में कॉपीराइट बचाते थे। वो क्या करते थे, अपना नाम बीच में घुसा देते थे। आपने कई बार सुना होगा ना, कोई दोहा भी होता है, पोथी पढ़ी पढ़ी, है ना, मतलब कबीर जी ने लिखा हो, तो उसके बीच बीच में ना देखना उनके नाम काफी रिपीट होते हैं। तो वो क्या करते थे ना, कि उस टाइम जो वो लोग होते थे वो ज्यादा समझदार तो नहीं होते थे, बट वो जानते थे कि जो लिखेगा ना वो अपना नाम भी लिख सकता है, तो वो बीच में ना अपना नाम ऐड कर देते थे, ठीक है, कुछ भी करके। It's crucial to gather as much knowledge about them as possible. Studying the writers help us understanding the culture of their time and establish a connection between literary culture and the writer. The Indian life, era, and career are essential aspects in understanding Indian history. In ancient Indian writers were even considered divine, inspired directly by God words at least until the Vedic period। अब उस टाइम के जो मतलब राइटर्स थे, जिन्हें भी कहें, कबीर जी, इन सबों को मतलब माना जाता था कि ये भगवान के ही रूप हैं, ठीक है। जो उनके वर्ड्स होते हैं वो भगवान के ही वर्ड्स होते हैं, उनसे ही इंस्पायर्ड है, और ये वैदिक पीरियड तक था ऐसा। Indian writers have transcending many literary role since the Vedic period, actively engaging in the societal issues and often serving as religious and social reformer. Influenced by the Western novel, modern Indian novelists employ the medium to dislect local social and political landscape. Various religion literary style have emerges, each with its unique convection through English exerts a significant influence in the contemporary Indian literature. The fusion of classic and Western element poses challenges for literary historians in discerning specific convection. Valmiki Ramayana and the Bhagavad Purana had profoundly shaped Indian tradition, inspiring diverse work across languages and fostering cultural unity. Similar, the Mahabharata episode has sparked creative reinterpreting by modern Indian writers, reflecting the एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। तो देखिए, जो इंडिया की मतलब इसको अगर मैं सम अप करूँ ना आपके लिए काफ़ी शॉर्ट वर्ड्स में, तो जो इंडिया की लिटरेरी हिस्ट्री है ना, इसको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि देयर वाज नॉट अ सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम 12th सेंचुरी तक पढ़ना चाहें तो हम उसको पढ़ सकते हैं, एज संस्कृत वाज अ मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज, बट आफ्टर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी बिकॉज देयर वाज नो major dominant language। or after that you can write the example of Kabir, like his work, Tulsidas, like his work were in Hindi and Awadhi. So it was very difficult where to place his literature. So that's how you can figure it out, and this question is basically asking you that how can you why you can't write the Indian history in a chronological order, or if you can, then how। ठीक है गाइस, तो ये सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है अभी। तो मतलब इसका आप सीधे से आंसर समझ जाए, और डोंट वरी, अगर आप ना समझ पाए तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पीडीएफ मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप आराम से इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें और इसको पढ़ें। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, इससे आप 70 अबव पक्का स्कोर कर सकते हैं, आप 100 में से।
ठीक है। अब देखिए भक्ति मूवमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट काफी बार रिपीट होता है, कई बार इनकी सिमिलैरिटीज पूछी जाती है। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में क्या सिमिलैरिटीज थी, या भक्ति मूवमेंट क्या था, सूफी मूवमेंट क्या था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स के। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, और इस पे भी मैं टारगेट देता हूँ 500 सब्सक्राइबर्स का। चलिए तो भक्ति मूवमेंट शुरू करते हैं। The Bhakti movement started in South India, Kerala, and Tamil Nadu in the 8th century by the Alvars, devotees of Lord Vishnu, and the Nayanars, a devotee of Lord Shiva. It aims to bring religious reform to the all statra caste of the society by adopting the method of devotion to achieve salvation, moksha. तो देखिए जो भक्ति मूवमेंट है ना, वो साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है, केरला तमिलनाडु से। 8th सेंचुरी में अल्वार्स जो शिव भगवान विष्णु के भक्त थे, और नयनार्स जो भगवान शिव के भक्त थे। और इसका जो एम होता है ना, वो होता है कि रिफॉर्म किया जाए पूरे कास्ट सिस्टम को, और क्या मार्ग अपनाया जाए, मतलब भक्ति मार्ग को अपनाया जाए मोक्ष प्राप्ति के लिए, सेल्वेशन कहा जाता है जिसको। द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन द 8th सेंचुरी. The word bhakti was first used in the first millennium BCE, that is 1000 BCE, in Shivestra Upanishad and Bhagavad Gita. The Shivestra Upanishad is an ancient Sanskrit text embedded into the Yajur Veda. The word bhakti was first used in it. तो जो वर्ड है भक्ति, सबसे पहले जो यूज किया गया था वो शिवेस्त्वा उपनिषद थी, जो एक संस्कृत की उपनिषद मतलब वर्क है, संस्कृत टेक्स्ट है, एम्बेड किया गया है यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद के अंदर है, उसके अंदर भक्ति का यूज किया गया है। The use of word bhakti has been widely criticized as love of God. Bhakti means an emotion, devotion to one personal God. Bhakti mark the path of devotion is one of the spiritual way to attain moksha or liberation. The ultimate goal of spiritual development is to attain a state of bliss transcending the worldly state. The word bhakti is used in Bhagavad Gita and denote a particular way to reach moksha. तो देखिए जो जो वर्ड है भक्ति, उसको अगर आप वाइडली बोले तो क्या होता है कि द लव ऑफ गॉड। ठीक है, भक्ति का मतलब ही क्या है कि अपने पर्सनल गॉड, जो खुद के भगवान होते हैं ना, जिसमें भी आपका फेथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भगवान, वो पर्टिकुलर भगवान, जिसमें भी आपका फेथ हो वही भगवान है। और ये एक पाथ है डिवोशन का, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको कहा जाता है सेल्वेशन। तो भक्ति जो ये है भागवत गीता के अंदर, ठीक है, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और भक्ति भागवत गीता में भी एक वे माना गया है मोक्ष तक पहुंचने का, जो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मतलब जो भक्ति मार्ग ही है, उसी से आप सेल्वेशन को अचीव कर सकते हो, भगवान कृष्ण कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, अब सिग्निफिकेंस क्या था भक्ति मूवमेंट के? इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ रिबिलियन अगेंस्ट द सुपरफिशियल ब्राह्मणिकल कस्टम. द भक्ति स्वेप अक्रॉस द मेडिवल इंडिया, and Bhakti of the poet sang it loving devotion to Rama and Krishna, the incarnation of Vishnu. This movement is significant as it's not produced great poetry but showed a reaction against the Brahmin dominance and ritual caste and discrimination prevalent in the society. अब देखो यार, यहाँ पे कोई भी अगर ब्राह्मण आए तो वो बुरा ना माने, बट इसके अंदर क्या है कि जो पहले का टाइम था ना, उसमें जो ब्राह्मण्स होते थे ना, वो डोमिनेट करते थे। अब ब्राह्मण डोमिनेट इसलिए क्यों करते थे? क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे और यज्ञ वगैरह करवाते थे। तो जो क्षत्रिय थे, अनदर डोमिनेंट, वो मानते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं ना, उनकी वजह से ही उनके जो किंगडम्स हैं, मतलब पूजा पाठ की वजह से ही आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों का एक अच्छा दर्जा था। बट ये जो भक्ति मूवमेंट आया ना, इसने ना पूरा चेंज किया। इसमें क्या हुआ ना कि रेदर देन प्रैक्टिसिंग फास्ट करना, ठीक है, हवंस यज्ञ करना, आप सिर्फ भगवान को ना अपनी भजन वगैरह से इम्प्रेस करते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब सम फेमस भक्ति पोएट, और कुछ जो काफी महान भक्ति पोएट थे, उनमें से हैं कबीर जी, रविदास जी, मीराबाई, गुरु नानक देव एंड चैतन्य महाप्रभु जी. The Bhakti poets sought to attain spiritual union with the Lord through their devotion using their soulful poetries. वो अपने poetries के माध्यम से ही ना, मतलब अटेन करते थे भगवान को। जैसे आपने कभी ये गाना सुना होगा ना, सांसों की माला पे, राहत फतेह अली खान या नुसरत फतेह अली खान जी ने गाया है, तो उसको मीराबाई ने लिखा था
भगवान कृष्ण के प्रेम में। तो इसके अंदर वो क्या करते थे कि काफी सोलफुल पोएट्रीज को लिखते थे। और देखिए जो मैसेज था भक्ति पोएट का, वो क्या कहते थे, कबीर जी का मैसेज देखिए कि कबीर simple message of love and devotion has a great influence on the common man, which was one doesn't become a pandit by learning volumes of book, but one can become one by understanding the 2.5 letters, what makes up the world, that is love। मतलब जो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मतलब ये जितने भी लोग होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते बट एक बोलते हैं कि भगवान दिल में होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, तो ये काफी अच्छी बात होती है। ये कबीर जी का एक सिंपल सा मैसेज आप देखो कितना ज्यादा है ना। तो a loving relationship between a devotee and his personal god led emphasize on devotion and include worship of god and goddess rather than performing an elaborate sacrifices। तो बलि देते हो या जो भी आप परफॉर्म करते हो ना यार, मान लो फास्ट परफॉर्म करते हो या वॉट एवर रोजा वगैरह आप जो भी परफॉर्म करते हैं, उससे उससे ज्यादा अगर आप अपने भगवान को दिल से माने और भक्ति करें ना उनकी, तो भगवान उससे ज्यादा आपसे खुश रहेंगे रेदर देन इन सब चीजों से। ठीक है। अब चलिए अगला क्या है, सूफी मूवमेंट। अब ये देखिए सूफी मूवमेंट क्या होता है। द वर्ड सूफी इज एन अरेबिक मीन्स दैट वर्ड दैट मीन्स वूल। द फॉलोवर ऑफ इस्लाम और मुस्लिम हु वेयर्स गारमेंट ऑफ वूल आर कॉल्ड सूफी सेंट्स। The main theme of Sufi movement was Wahadat ul Wajud, that is unity of God, universal brotherhood, Sulekul. It derived inspiration from Islam and emphasized upon leading a simple life. Sufi saints seek inner purity. Devotion is more than the roza, fast, or namaz. Prayer, salvation through the God of love of God did not become believe in societal classification such as caste। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा था ना, रोजा या नमाज या जो हम फास्ट रखते हैं उनसे कुछ नहीं होता। जितने भी ये सूफी संत आए या भक्ति संत आए, इन्होंने क्या कहा ना कि जो सबसे मेन चीज है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए, वो है यार आपका जो भाव है ना, दैट इज वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो आपके भगवान के प्रति प्रेम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी नहीं। अगर आप अपने भगवान को दिल से मानते हो ना, तो वही सब कुछ होता है और कुछ नहीं। तो ये जो हमारे पुरानी थिंकिंग थी हिंदुज्म और मुस्लिम्स में, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट उसको ही रिफॉर्म कर रहा था। ठीक है। तो सूफी मूवमेंट्स ने जो इस्लाम धर्म में है उसको रिफॉर्म किया था, और जो भक्ति मूवमेंट है वो हिंदू धर्म में था उसको रिफॉर्म किया था। राइज ऑफ सूफिज्म। अब देखिए सूफिज्म का राइज कैसे हुआ। ड्यूरिंग द मुगल डोमिनेंस द इस्लामिक रिलीजन्स of the conqueror remains against Hinduism and was critical or denier of polytheism, worship of many god, idolatry worship and practice of irrational rituals। अब देखिए जो हिंदू धर्म है हम इसके अंदर आइडेट्री मतलब भगवान को, प्रतिमाओं को पूजते हैं। ठीक है। मतलब हमारा बिलीव है कि वो हमारे भगवान है। बट जो ये मुगल डोमिनेंस थे ना, ये क्या मानते थे कि ऐसा भगवान होते ही नहीं। ठीक है। बहुत सारे भगवानों को क्यों माने, भगवान सिर्फ एक है, ये उनका मानना था। और इसका भाई मैं बुरी तरीके से मतलब खंडन करता हूँ। सबके अपने अपने मतलब होते हैं। तो उसी बीच में ना एक ऐसा इस्लाम धर्म में से एक ऐसा वो आया ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। और जो मतलब रिफॉर्म किया इसको। इस्लाम फेल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हिंदुज्म विच रिजल्ट इन म्यूचुअल हेटेड एंड एनिमिटी। इट was fortunate that there was a group of religious thinker in Islamic culture, that Sufis movement to bring the diversity between the two religions order and establish love and friendship, feeling of fellowship and fraternity among all peoples. The surface movement was a result of Hindu influence on the Muslim religions thinker who understood the depth study of Veda। अब जो इस सूफी मूवमेंट थे ना यार, देखिए इंसान कोई बुरा नहीं होता बट ऑल अबाउट देयर थिंकिंग। मुस्लिम्स भी हैं वो भी अच्छे होते हैं, हिंदुज्म अपने वो भी अच्छे होते हैं। बट जो ये सूफी लोग थे ना, ये काफी मतलब लव रखते थे हमारे धर्म के लिए भी, क्योंकि ये वेदों को अंडरस्टैंड करते थे। इन्होंने भी इन्हें स्टडी किया था। वो हमारी जब तक फिलोसफी को नहीं समझेंगे तब तक वो हमारे धर्म की रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। वैसे ही जो ये सूफी लोग थे, ये एक ऐसा ही
मतलब काफी ज्यादा ऑनरेबल हो जाते हैं। आई एम सॉरी जो भी इन्हें प्रोनाउंस किया जाता हो, बट जो ये लोग थे तो काफी अच्छे लोग थे, है ना। द सूफी मूवमेंट केम टू इंडिया 2 centuries बिफोर द भक्ति मूवमेंट, और ये 2 सेंचुरी पहले आए थे भक्ति मूवमेंट के। और इन्होंने स्प्रेड किया, मुस्लिम्स कैरीड द ऑर्डर, फॉलोड, स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू लव एंड सुलेकुल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे का इन्होंने संदेश दिया, है ना। और कंपैशन एंड लव, ठीक है, दिखाया अपने कल्चर सोसाइटी में। और जो अमीर खुसरो थे ना, 1253 to 1325, रिगार्डेड एज वन ऑफ द चैंपियन ऑफ इंडियन कंपोजिट कल्चर, ही रोट मैनी गजल दोहा इन राइटिंग हिंदूज क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग अरेबिक एलिमेंट्स। अब देखिए इसके अंदर ना अपने इंडिया का बहुत ही डाइवर्स मतलब एक लव दिखता है। जैसे जो मुस्लिम्स थे, जो सूफी मूवमेंट थे, अमीर खुसरो, उन्होंने कितना अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट किया है अपने लिटरेरी में, है ना, वो भी हमें देखने को मिलता है। और जो देखिए जो मेन था ना इन दोनों का, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द कॉमन फीचर्स ऑफ सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट, आप हमेशा यही लिखिए कि डिवोशन एंड लव, ठीक है, सुले कुल मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और क्या कहते हैं, मतलब ये लोग खंडन करते थे, दे क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ नमाज प्रेयर, ठीक है, फास्ट रोजा, to achieve salvation or God rather, and they believe in humanity, ठीक है, love devotion to achieve salvation, ये था। the message of Sulekul had a great influence on both Hindu and Muslim alike. Bhakti Sufi moments fact that compassion and sympathy for the downtrodden and the poor stressed by both religions and order appear to people of both religion. Their message had a lasting impact and collective psyche of Indian masses. तो इन ये जो दोनों ही लोग थे, मोमेंट के लोग थे, काफी अच्छी तरीके से इन्होंने अपने मैसेजेस को कन्वे किया। थैंक यू सो मच गाइज, इतनी देर तक वीडियो तक बने रहने के लिए। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पीडीएफ अपलोड करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो अभी मैंने नहीं कराया। जो क्वेश्चन 1 होगा उसके अंदर से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो उसके लिए ना मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं मैं उनको कवर कराऊंगा। बाकी इससे भी आप डोंट वरी, आप 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार देखो लिटरेचर का पेपर है तो नंबर काफी कटते हैं, और अगर आप उनको भी अटेम्प्ट करोगे ना तो 75 प्लस आराम से आएंगे आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।